यूजीसी के मुद्दे पर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ विश्वविद्यालयों की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह विश्वव्यापी बन चुका है। दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई थी। ग्वालियर हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा और संत स्वामी आनंद स्वरूप ने राजधानी में धरने का ऐलान किया था, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और प्रस्तावित आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। दिल्ली में एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद और यति नरसिम्हानंद के प्रदर्शन की खूब चर्चा हुई, वहीं दूसरी तरफ अनिल मिश्रा और स्वामी आनंद स्वरूप की हुंकार शुरू होने से पहले ही शांत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन यहीं खत्म हो गया है या फिर इसके पीछे कोई नई रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि अब खबर यह है कि दिल्ली में प्रदर्शन विफल होने के बाद अनिल मिश्रा और स्वामी आनंद स्वरूप 18 तारीख को जयपुर के यूनियन ग्राउंड में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार प्रशासन से अनुमति ली जाएगी या फिर पिछली बार की तरह ही बिना अनुमति के ही आंदोलन होगा, और अगर अनुमति नहीं मिली तो क्या फिर वही स्थिति दोहराई जाएगी। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पिछली बार हमने देखा था कि दिल्ली में इनका जो धरना प्रदर्शन था वो विफल रहा था। अब ये जयपुर में यूनियन ग्राउंड में दोबारा इस प्रदर्शन को करने वाले हैं, तो क्या इस बार इन्होंने अनुमति ली है या फिर ये दोबारा वही गलती दोहराएंगे? देखिए राज, पहली बात तो यह है कि जो 8 मार्च को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन कॉल किया गया था, जिसमें कि देश भर से लोग आने थे, लोग आए भी, लेकिन सवाल यह उठता है कि कोई आंदोलन कितना सफल रहा या फिर वो विफल हुआ, इसका मूल्यांकन किस पैमाने पर होता है। आप देखिए कि खास तौर से यदि हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो मीडिया है वो भी यही देखता है, उसके केंद्र में यही की खबरें ज्यादा होती हैं। और आप ये देखिए कि जो चंद्रशेखर आजाद का जंतर मंतर पर जो यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन था, शायद उसमें उतने लोग नहीं होंगे जितने कि कहीं एक ही चौक चौराहे से अभी जो स्वर्ण आंदोलन हुआ था उसमें लोगों की अरेस्टिंग हुई थी। लेकिन क्योंकि एक बड़ी कॉल की गई थी कि दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो कि बड़े बड़े आंदोलनों का साक्षी रहा है, तो जब वहां कोई इस तरह का प्रोटेस्ट कॉल किया जाता है तो जो सफलता और विफलता का जो मूल्यांकन करने वाले लोग होते हैं वो उसमें इकट्ठी भीड़ को देखकर यह तय करते हैं कि यह आंदोलन सफल रहा या विफल रहा। अब क्योंकि वहां प्रशासन ने उन्हें जाने ही नहीं दिया, तो जो मीडिया है दिल्ली का या जो यहां का जो मीडिया है उसने उसे विफल घोषित कर दिया, क्योंकि जो लोग आए थे वो टुकड़ियों में गिरफ्तार हुए। किसी को कहीं बॉर्डर से अरेस्ट कर लिया गया, किसी को कहीं से अरेस्ट कर लिया गया। तो जो एक जन सैलाब का सोचा गया था आंदोलन करने वाले लोगों की तरफ से कि एक बड़ा मैसेज दिल्ली से देंगे, उस हिसाब से यदि आप देखते हैं तो ये विफल रहा, क्योंकि जो भीड़ एक साथ इकट्ठी होनी थी वो एक साथ इकट्ठे ही नहीं होने दिए। तो शायद इसलिए जो मीडिया के लोग हैं वो ज्यादातर ये कह रहे हैं कि जो 8 मार्च का स्वर्ण आंदोलन था वो विफल रहा। आप ये देखिए कि हमारी नजर राजस्थान तक नहीं पहुंचती, जहां स्वर्ण आंदोलन के लिए एक बड़ा मशाल जुलूस निकाला गया और उसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे रहे, लेकिन यहां की मीडिया के केंद्र में ही वो नहीं है। लेकिन वही लोग जब दिल्ली आए, अब उनको एक जगह इकट्ठा नहीं होने दिया गया, अलग अलग से उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उसे विफल घोषित कर दिया गया। और शायद अब इसीलिए जो स्वर्ण आंदोलन है ये खत्म नहीं हुआ है, ये और ज्यादा विस्तार होता हुआ जा रहा है। आप देखिए कि 18 मार्च को अब जयपुर में सेम जो लोग थे, जो संगठन यहां थे जिन्होंने कॉल किया था, वो सभी 40 से ज्यादा संगठन अब वहां इकट्ठा हो रहे हैं जयपुर में। वहां भी प्रशासन की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि जो पहले मैसेज आया था सोशल मीडिया के जरिए उसमें आनंद स्वरूप और सब लोग ये कह रहे थे कि जो जयपुर का रामलीला मैदान है अब वहां 18 तारीख में इकट्ठा होंगे। लेकिन अभी
महिपाल मकराना जो हैं करनी सेना के अध्यक्ष, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि उन्हें वहां भी जयपुर के रामलीला मैदान में भी परमिशन नहीं मिली है। अब क्योंकि परमिशन नहीं मिली है प्रशासन की तरफ से, तो रामलीला मैदान के सामने ही किसी ट्रस्ट का फुटबॉल ग्राउंड है, अब वहां पर लोग इकट्ठा होंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि चाहे जो ट्रस्ट है उसकी लेटर पैड की बात हो या फिर जो आंदोलन करने वाले संगठन हैं उनकी लेटर पैड की बात हो, वो जहां भी जा सकते हैं परमिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई इस तरह की परमिशन नहीं दी गई है। और मुझे लगता है कि जो लोग ये प्रदर्शन करने वाले हैं, जितने भी स्वर्ण संगठन हैं, उन्हें लगता है कि प्रशासन से परमिशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब जहां वो ये प्रदर्शन करने वाले हैं या जहां ये स्वर्ण पंचायत होने वाली है वो सरकार की जमीन नहीं है। सवाल अब भी यहीं पर आकर खड़ा होता है कि इन्हें दिल्ली में परमिशन नहीं मिली और दिल्ली में ये प्रदर्शन नहीं कर पाए। यही जरूरत इन्हें जयपुर में पड़ेगी, जयपुर में भी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी अगर इन्हें बड़े मंच पर विरोध प्रदर्शन करना है। हम दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली को विरोध प्रदर्शन का गढ़ माना जाता है, यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया है जो उसको कवर करती ही करती है, लेकिन जयपुर में ऐसा से ज्यादा मीडिया कवरेज उनको नहीं मिलेगा। फिर उनका दिल्ली को छोड़कर जयपुर जाने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, जयपुर की यदि हम बात करें तो सिर्फ यूजीसी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि अकेले करनी सेना हजारों लोग इकट्ठा कर चुकी है राजस्थान के अंदर एक दूसरे मुद्दे में। तो जो स्वर्ण संगठन है उन्हें लगता है कि वहां हम कई बार कर चुके हैं, चाहे यूजीसी को लेकर ही मसाल जुलूस निकाला गया था या उससे पहले भी कई प्रोटेस्ट उन्होंने यूजीसी के लिए वहां जयपुर में किए हैं, तो वहां लगता है कि वहां वो कर सकते हैं, ऐसी पॉजिटिविटी उनके अंदर है। लेकिन सवाल वही होता है कि परमिशन उन्हें वहां भी लेनी पड़ेगी। देखिए, रामलीला मैदान की तो जयपुर में भी परमिशन नहीं मिली है। अब कई लोगों को ये एक कंफ्यूजन रहता है कि जो सरकारी जमीन है, सिर्फ वहां यदि प्रोटेस्ट या इस तरह की कोई बड़ी मीटिंग करनी है तो वहां परमिशन लेनी होती है, जो प्राइवेट लैंड है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां परमिशन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। तो उसमें भी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था, उसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यदि कोई प्रेयर मीटिंग है या कोई बहुत सीमित प्रोग्राम है तो उसमें परमिशन की जरूरत नहीं होगी यदि प्रॉपर्टी निजी है जहां पर ये लोग इकट्ठे होने हैं। और कोर्ट ने उसमें भी साफ तौर से कहा है कि यदि बहुत ज्यादा लोग आने हैं, कोई सभा बड़ी होनी है जिसमें कि चाहे रोड की बात करें या सार्वजनिक जगह की बात करें वो डिस्टर्ब हो सकता है, बहुत ज्यादा शोर हो सकता है, तो उसके लिए परमिशन लेनी ही होगी। और मुझे लगता है कि अभी तक परमिशन जो ये सारे स्वर्ण संगठन हैं इनको प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है, तो दिक्कत 18 मार्च को भी हो सकती है, क्योंकि प्रशासन से ये लोग लगातार कह रहे हैं कि भले ही आप हमें परमिशन मत दो, लेकिन सिक्योरिटी और व्यवस्था जो है वो हमें चाहिए। और जब प्रशासन ये सब चीज देगा तो उसके लिए पहले परमिशन जरूरी है, और अभी तक परमिशन ना ली गई है और ना ही दी गई है प्रशासन की तरफ से। हम देख रहे हैं कि ये जो यूजीसी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार हो रहे हैं। हमने चंद्रशेखर आजाद को देखा, यति नरसिम्हानंद को देखा, अब अनिल मिश्रा और आनंद स्वरूप हैं, और ये सब कुछ हो रहा है जो 19 तारीख को इसका फैसला आने वाला है। 19 तारीख से पहले हम लगातार देख रहे हैं कि इसके विरोध में प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। तो क्या ये सरकार पर दबाव डालने की कोशिश है या फिर 19 तारीख को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा उस पर दबाव डालने की कोशिश है कि ये फैसला इनके हक में आए, सवर्णों के या फिर दलितों के, क्योंकि दोनों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सरकार दबाव में पहले दिन से ही है, और जब से सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा है नई यूजीसी की गाइडलाइंस पर, उस दिन से तो सरकार वैसे ही दबाव में है, अंडर प्रेशर है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि 19 मार्च को जब सुनवाई होगी तो सरकार को अपना जो काउंटर एफिडेविट है वो जमा
करना होगा, यानी अपना पक्ष रखना होगा। अब जो ये स्वर्ण संगठन हैं, इनमें भी खास तौर से यदि मैं बयान की बात करूं, मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था, जो स्वामी आनंद स्वरूप हैं, उनकी तरफ से दो टूक सरकार को कहा गया है कि देखिए, ये जो हमारा आंदोलन है 18 मार्च का जयपुर में, ये हम 19 मार्च से पहले तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार अपनी जो गलती है उसका पश्चाताप करेगी और जो काउंटर एफिडेविट जाना है उसमें यूजीसी रोलबैक वो करेंगे, यानी कि जो नए नियम यूजीसी के बने हैं उन्हें वापस लेंगे या फिर कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जो कि सबको मान्य होगी। ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और जहां तक आपने प्रेशर की बात की राज, जितने भी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे समर्थन में या फिर विरोध में, सबके निशाने पर सरकार है। और जो यूजीसी के नियम का विरोध कर रहे हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि आपके कोर वोटर हम हैं। आपकी जब काउंटिंग शुरू होती है वोटिंग की, तो जो वोट सबसे पहली होती है वो सवर्णों की होती है, वहां से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहां पर अब जो दुहाई दी जा रही है स्वर्ण समाज के लोगों की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य इससे खतरे में है, अधर में लटक चुका है, क्योंकि जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं वो साफ तौर से ये कहती हैं, जो भेदभाव की नई परिभाषा है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि SC ST OBC जो है यदि ये कंप्लेंट करते हैं तो वो भेदभाव है। और बाकी जो अब इसमें स्वर्ण जातियां बची हुई हैं वो लगातार यही दलील दे रहे हैं कि जो यूजीसी के पहले नियम थे, यानी 2012 के जो थे, उसमें जो परिभाषा थी भेदभाव की, उसमें जाति का कहीं जिक्र नहीं था। यदि सामान्य वर्ग के छात्रों के या फिर जो स्टाफ है उनके साथ भी यदि भेदभाव होता था तो वो यूजीसी के इन नियमों के सहारे कंप्लेंट कर सकते थे। अब जो नए नियम आए हैं वो उनसे वो अधिकार छीनते हैं और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC को दे दिया गया है। हमने इस आंदोलन में देखा कि जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ दिल्ली में ही हुआ। दिल्ली में उन्हें परमिशन नहीं मिली तो वो वहां से जाकर जयपुर चले गए, जयपुर में प्रदर्शन करने वाले हैं। आज जयपुर में भी या फिर राजस्थान में भी हम देखते हैं वहां भी बीजेपी की सरकार है, और हम दिल्ली में भी देखते हैं वहां भी बीजेपी की सरकार है, और प्रदर्शन जो हो रहा है ये भी बीजेपी के खिलाफ ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि ये प्रदर्शनकारी कोई ऐसा राज्य चुनते जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी। हो सकता है वहां पर ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता था और सरकार दबाव में आ सकती थी। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए राज, जैसा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि जो हमारी मीडिया है वो राजधानी केंद्रित है, यानी यहां दिल्ली केंद्रित है। आप देखिए कि यूजीसी के समर्थन में बहुत बड़ी तादाद में बिहार में, पटना में लगातार हर रोज आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं यहां मीडिया की सुर्खियों में नहीं है। यहां आंदोलन या इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन होते हैं या कोई भी बड़ी घटना होती है वो इसलिए सुर्खियों में रहती है क्योंकि राजधानी की जो मीडिया है वो उसे कवर करती है। वो उनका जो ध्यान केंद्रित है वो इस तरह जो यहां खबरें होती हैं या घटना होती है उन पर ही होता है, चाहे वो क्राइम की घटना है या सामाजिक घटना है। अब आप देखिए कि जो ये आंदोलन हो रहे हैं, चाहे समर्थन में या विरोध में, जो दिल्ली NCR के अंदर होती हैं, उनका पैरामीटर मीडिया तय करती है कि ये सफल रहे या विफल रहे। लेकिन चाहे पटना में यूजीसी के समर्थन में बड़े आंदोलन हो रहे हो या फिर लगातार जयपुर में, चाहे राजस्थान की हम बात करें तो जिस तरह से PM मोदी की रैली तक को भी काले झंडे दिखाने का ऐलान वहां स्वर्ण संगठनों की तरफ से किया गया था, तो उन्हें पहले ही नजरबंद कर दिया गया था। अब क्योंकि PM का मैटर वहां पर था तो वो यहां भी मीडिया में सुनाई और दिखाई दिया। अब क्योंकि जयपुर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो PM का जो विरोध हुआ उसकी वजह से यहां जो नेशनल मीडिया है उसने भी दिखाया, तो अब स्वर्ण संगठनों को लगता है कि जो राजस्थान और राजस्थान में भी जयपुर, वो जो नेशनल मीडिया है उसके लिए भी केंद्र बिंदु बना हुआ है, यानी वहां इन दिनों यूजीसी को लेकर जो भी कुछ हो रहा है उस पर ध्यान नेशनल मीडिया का है। तो इसीलिए राजस्थान और राजस्थान में भी जयपुर को चुना गया है, ऐसा मुझे लगता है।
कल हमने देखा कि कुछ समय आने वाले में अप्रैल में कुछ राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें असम है, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है और 2 राज्य और हैं। तो इस पर इस यूजीसी विरोध का कितना फर्क पड़ सकता है, बीजेपी को कितना घाटा हो सकता है इस चीज से आने वाले इलेक्शनों में? देखिए, बीजेपी की स्थिति यूजीसी की नई गाइडलाइंस आने के बाद ऐसी हो गई है कि ना उनसे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, और हालत इतनी खराब है कि उगलो तो अंधा, निगलो तो कोढ़ी, ये वाली स्थिति यहां केंद्र सरकार की हो गई है। आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान लगातार बार बार ये कह रहे थे कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जो लोग हैं वो इस पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि आपने जो नियम तो ये बना दिए हैं कि भेदभाव की परिभाषा ही आपने चेंज कर दी है। आप ये देखिए कि SC/ST एक्ट पहले से ही काम कर रहा था, यानी कि यदि किसी के साथ जाति आधारित SC/ST के साथ कुछ भेदभाव होता है तो वो उस एक्ट का लाभ उठाकर शिकायत कर सकते थे। लेकिन जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं या जो स्टाफ के लोग हैं, उनके पास तो यही एक नियम था कि यदि उनके साथ वहां भेदभाव होता है किसी भी तरह का, चाहे जाति आधारित, भाषा आधारित, क्षेत्र आधारित, लिंग आधारित, धर्म के आधार पर जो हो सकता था, उसके खिलाफ वो जा सकते थे। लेकिन वो अधिकार यूजीसी की नई गाइडलाइंस के द्वारा छीन लिया गया है, और आप देखिए कि उसी का विरोध प्रदर्शन लगातार स्वर्ण समाज के लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने देखा था कि दिल्ली में जब ये प्रदर्शन हुआ था तो इन अनिल मिश्रा और आनंद स्वरूप और इन संगठनों के तमाम लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। ये अब जा रहे हैं जयपुर में भी अगर इनका प्रदर्शन यानी कि विकराल रूप लेता है तो क्या इन्हें दोबारा हिरासत में लिया जा सकता है या फिर इन पर और कड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, दिल्ली के हालात देखकर मुझे लगता है कि जयपुर में भी जो ये लोग आंदोलन करने जा रहे हैं उसे नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, इसमें वजह परमिशन की ही बताई जाएगी। अब जो लोग, जितने भी स्वर्ण संगठन ये आंदोलन कॉल कर रहे हैं, या स्वर्ण पंचायत कहें या स्वर्ण महा आंदोलन कहे, जो भी इसको हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों को अभी भी लगता है कि अब हम सरकारी जमीन पर नहीं कर रहे हैं, अब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं, तो अब हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये जो परमिशन का अड़ंगा है ये आगे भी परेशान कर सकता है स्वर्ण संगठनों को, और इसके लिए उन्हें परमिशन ले लेनी चाहिए अपना सेफ हैंड रखने के लिए भी, और चाहे उसके लिए उन्हें जो प्रशासन में बड़े अधिकारी हैं उनके पास जाना हो या फिर सरकार में भी उनके लोग होंगे, क्योंकि लगातार अपील, अभी आप देखिए कि जो स्वर्ण समाज के लोग किसी भी संगठन में हैं उन सब से इस आंदोलन के लिए समर्थन मांगा गया है, और कहा गया है कि जो विपक्ष में है उन्हें तो किसी तरह की बंदिश है ही नहीं, आखिर वो क्यों समर्थन में नहीं आ रहे हैं, और जो सरकार में है उन्हें भी सरकार में रहकर इसका विरोध करना चाहिए। तो समर्थन उनसे भी मांगा जा रहा है जो स्वर्ण समाज के लोग MP हैं, MLA हैं या किसी भी तरह से बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या जैसे दिल्ली में नजरबंद किया गया था स्वामी आनंद स्वरूप को या फिर महिपाल मकराना को या जो बड़े नेता थे, वैसा ही राजस्थान में भी किया जाता है। और एक और मैसेज लगातार लोगों के बीच में जा रही है, वो मैसेज है अनिल मिश्रा और स्वामी आनंद स्वरूप को लेकर। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर की स्टैच्यू को लेकर जो विवाद हो रहा था उसमें दोनों साथ थे। उसी तरह से संविधान निर्माता BN राव हैं या बाबा साहब अंबेडकर हैं, ये सवाल उठाने के लिए भी लगातार दोनों एक साथ थे। लेकिन क्या वजह थी कि दिल्ली में जब आंदोलन होना था, इतना बड़ा आंदोलन स्वर्ण संगठनों की तरफ से कॉल किया गया था, तो वो अलग अलग किया गया। और इसमें भी पहले अनिल मिश्रा की तरफ से कहा गया कि क्योंकि प्रशासन इस तरह से डिस्टर्ब कर सकता है आंदोलन को, तो ये स्ट्रेटेजी के तहत अलग अलग आंदोलन किए गए। हालांकि बाद में शायद उसको जो पोस्ट किया गया था उसे भी हटा लिया गया था।
उसी तरह से स्वामी आनंद स्वरूप की तरफ से कहा गया था कि जो सवर्णों का आंदोलन है यूजीसी के खिलाफ, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रहा है। तो क्या इन दोनों के बीच में भी कोई अनबन है या सिर्फ ये मिसमैनेजमेंट जो है वो है? तो ये भी एक सवाल है कि मिसमैनेजमेंट था या फिर ये कोई रणनीति ही थी कि अलग अलग करेंगे, या फिर अनबन है दोनों के बीच में। तो ये चीज भी है, क्योंकि सवर्णों के लिए लगातार पिछले एक साल से एक्टिव मोड पर आवाज उठाते हुए अनिल मिश्रा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जो 18 मार्च को राजस्थान में जयपुर में जो होना है महापंचायत, उसमें भी कहीं उनका नाम नहीं आ रहा है, और वो भी कहीं लोगों को वहां पहुंचने के लिए मतलब मैसेज करते हुए या फिर प्रोत्साहित करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जो आंदोलन इतने अच्छे तरीके से चल रहा था वो अपने मुकाम तक पहुंचता, उससे पहले ही इसे लीड करने वाले दो नेता ही कहेंगे, दोनों नेता क्या अलग अलग हो चुके हैं? इसका जवाब भी लोग चाहते हैं। हालांकि जो स्वर्ण संगठन है वो अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी, जिन्होंने इस पूरे मामले पर विस्तार से अपनी राय रखी। अब सबकी नजरें 18 तारीख को जयपुर के यूनियन ग्राउंड पर टिकी हुई हैं, जहां यह साफ हो जाएगा कि अनिल मिश्रा और आनंद स्वरूप का आंदोलन नई ताकत के साथ सामने आता है या फिर प्रशासनिक अड़चनों में उलझकर रह जाता है। फिलहाल इस मुद्दे पर बहस जो जारी रहेगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राज माहौर और आप देख रहे थे न्यूज वॉच इंडिया।